The National Action Plan, of course, has to now deliver, and failure is not an option. हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे जिंदा जलाए हैं, बस ऐसे ही उनको भी जलाना चाहिए। गम और अलम की तस्वीर बनी ये है रुकैया खातून, जिन्होंने सानेह बल्दिया में अपने जवान बेटे को खो दिया। केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात ने गम एक बार फिर ताज़ा कर दिया। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। हादसा समझकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करने वालों में रुकैया खातून के अलावा और भी माएँ हैं, जिनका पल पल अपनों को याद करते गुजरता है। 2.5 साल से हम यही इंतजार करते थे, जिन्होंने हमारे बच्चों को कत्ल किया है उनको दोबारा से मिल जाए। हमारा रात दिन उन्हीं लोगों के लिए बददुआएं निकलते रहे। सानेह बल्दिया फैक्ट्री में 259 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तहकीकात आगे बढ़ने से लवाकीन को इंसाफ मिलने की उम्मीद हो चली है। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ऑपरेशन में नाकामी ऑप्शन है ही नहीं, और आर्मी चीफ ने कहा कि कराची में अमन की खातिर फ़ौज किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। ये बयानात उस वक्त आए जब आज प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGISI कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया। DG रेंजर्स ने ब्रीफिंग भी की। उसके बाद पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी एपेक्स कमेटी जो बनाई गई है, जहाँ मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स का आपस में इकट्ठे एक ही मेज़ के ऊपर बैठकर एक स्ट्रेटजी के ऊपर, एक लाहे अमल के ऊपर डिस्कशन भी होती है, और फिर इत्तेफाक राय के बाद अमल दरामद का जो पूरा अमल है उसका आगाज़ होता है। वो सारी चीज़ें आज हुई, लेकिन चैलेंज इतना बड़ा है कि उसके ऊपर लोगों के दिलों में खौफ भी मौजूद है, शुकूक व शुबहात भी मौजूद हैं, लेकिन सब के अंदर एक ख्वाहिश मौजूद है कि पाकिस्तान में अमन आ जाए। वो अमन आएगा कैसे ही मालूम नहीं। बल्दिया टाउन के ऊपर हमने आपको एक पैकेज दिखाया है, बल्दिया टाउन का ही उसी का एक वाक़या मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। तो बल्दिया टाउन का सानिया, जिसके ऊपर रेंजर्स ने अभी इल्ज़ाम ये लगाया है कि MQM से किसी रुकन ने या उनके किसी बंदे ने वो जो आर्सन थी, जो आग थी, वो लगाई, और वो सारा मुलव्वस इस काम में वही था। 12 मई के ऊपर भी उन्होंने कहा वही मुलव्वस थे। आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं बल्दिया टाउन के केस के हवाले से ही, शाजिया हंजरा उनका नाम है, उन्होंने इस केस से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो मामला आगे चलना चाहिए, मामला रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मामला आगे आसानी से चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी भी शिकायत यही है कि जो तफ्तीशी अफसर था वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो आज का प्रोग्राम हम कराची ऑपरेशन, पाकिस्तान में ज़रब-ए-अज़्म और पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडर्स का रोल, उसी के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे के गुफ्तगू होंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको। कराची से हमारे साथ होंगे हैदराबाद से रिजवी साहब, सीनियर रहनुमा हैं MQM से। हैदर भाई आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। हैदर भाई, आपसे आगाज़ कर रहा हूँ। आज मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट लेवल है डिसीजन मेकिंग का, अगर मिलिट्री एस्पेक्ट ले लें तो मिलिट्री के हवाले से भी, और पाकिस्तान के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, दोनों कराची में मौजूद थे, और सारा दिन फोकस एक ही नुक्ते के ऊपर था कि कराची में अमन हर कीमत पर चाहिए। आप क्या तवक्को रखते हैं हैदर भाई? देखिए, हमारी तो पहले दिन से तवक्को है, हम कराची में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, आज से नहीं, गुज़िश्ता 30 वर्षों से। और हमारी जाहिर है कि ख्वाहिश यही है और पूरी कोशिश यही है कि कराची का जो अमन है वो बहाल किया जा सके। जब तक अनाए इख्तियार हमारे हाथ में था, कराची एक बहुत बेहतर सूरत हाल में था। अब जाहिर है कि सूरत हाल वैसी नहीं है, और फिर जाहिर है कि MQM ही थी कि जिसने कराची में आर्मी ऑपरेशन डिमांड किया था। और जब जाहिर है कि सियासी क़यादत जो है कराची की, चाहे उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी डिमांड को सामने रखकर और MQM की डिमांड को सामने रखकर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया था कि कराची में इंटेलिजेंस ओरिएंटेड टारगेटेड एक्शन किया जाए और इनडिस्क्रिमिनेट कार्रवाई हो, और जो भी जराइम में मुलव्वस लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ इवन हैंडेड कार्रवाई हो। और जाहिर है कि ये इसमें एक प्रोसेस चल रहा है, MQM उसको सपोर्ट कर रही है, और हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रिस्टोर किया
ये हैदर भाई आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। आपकी ये स्टेटमेंट जो लास्ट वाला पार्ट है ये मैं आपसे दोबारा चाहूँगा कि थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान कर दें। आप मुतालबा कर रहे थे ऑपरेशन का, इसमें दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे पहले आप ही की तरफ से मुतालबा आया था और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से आया था कि कराची में ऑपरेशन किया जाए। दूसरा हिस्सा आपने कहा कि हम इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस के हवाले से आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड कि इवन हैंडेड जो आपने कहा था अक्रॉस द बोर्ड हो? आज आर्मी चीफ ने भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये एथनिक या सेक्टेरियन एफिलिएशन को एक तरफ रखते हुए जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं ट्रांसपेरेंट उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं? देखिए, जहां जहां प्रॉब्लम्स आई हैं हमने हाईलाइट किया है, और जो एक बड़ा हिस्सा है जाहिर है उसमें कोई इश्यूज नहीं थे, और जब इश्यूज नहीं थे तो हमने बात भी नहीं की। जब हाईलाइट जहां जहां प्रॉब्लम्स आई हैं, जहां हमें लगा है कि शायद यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चीजें एग्जेजरेट हुई, वहां पर हमने हाईलाइट भी किया, मगर अक्सरियत से जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल से स्मूथली चल रही हैं, और हमने पूरे प्रोसेस को कल भी सपोर्ट किया था, आज भी कर रहे हैं। अरे ये तो आपने बहुत ही मेरे ख्याल में पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये था पिछले चंद दिनों से कि कराची के अंदर अब जो मसाइल पैदा होने वाले हैं, पहले आप फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर रहे थे, अब आप उसकी मुखालफत में निकलेंगे तो वहाँ एक नई सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इस मिलिट्री ऑपरेशन को या रेंजर्स के ऑपरेशन को या मिलिट्री लेड ऑपरेशन को यू आर गोइंग टू सपोर्ट दिस प्रोसेस। पहले भी कर रहे थे, आइंदा भी करेंगे। देखिए, मैं तो बड़ी वाज़ेह तौर पर नदीम एमक्यूएम की पॉलिसी आपको बता रहा हूँ कि हाईएस्ट लेवल पर एमक्यूएम से ये डिमांड आई थी कि आर्मी ऑपरेशन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसको रेंजर्स और पुलिस इसको करेंगे, और उसके कप्तान जो होंगे वजीर आला। हम ही वो जमात हैं जिसका ये मुतालबा सबसे पहले सामने आया था कि जो ज़रबे अज़्म है उसका दायरा पूरे पाकिस्तान पर फैलाना चाहिए, और जाहिर है कि अब जो है वो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकता है कि सामने आए, और ये काबिल इत्मीनान बात है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रबे अज़्म का दायरा कार कराची में भी जाए? ये आपके अल्फाज से लगता है, और कराची में जो आज मीटिंग से उससे भी ये तासुर मिलता है। ज़रबे अज़्म कराची में तवक्को रखते हैं कि हो सकता है? देखिए, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी और दहशतगर्द है वहाँ पर जो है इंटेलिजेंस ओरिएंटेड टारगेटेड एक्शन हो रहा है, और मेरे ख्याल से ज़रबे अज़्म का दायरा कार जो है वो कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जाएगा, और जाना चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे? डिमांड हमारी है मेरे भाई। सबसे पहली पार्टी एमक्यूएम है जिसने ज़रबे अज़्म को पूरे पाकिस्तान की सतह पर, क्योंकि देखिए दहशतगर्दों के लिए जब आप नॉर्दर्न वजीरिस्तान में हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज ऑपरेट कर रही हैं, तो दहशतगर्दों के लिए टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी थी कि वो अपने आप को स्प्रेड अप करें, और एमक्यूएम को 6-8 साल से मुसलसल ये कह रही है, और उस पर जो है एमक्यूएम को जो है मतून भी करार दिया गया। हमने कहा कि दहशतगर्द नॉर्दर्न एरिया से एक बहुत बड़ी तादाद में कराची आ रहे हैं, और उनको कंट्रोल और कर्ब किया जाए। तो जाहिर है हमारा मजाक भी उड़ा, मगर आज की जो जमीनी सूरत हाल है तभी वो आपके सामने है। अच्छा, साथ ही रुकिएगा, मैं ब्रिगेडियर साद साहब से भी पूछ लूँ। ब्रिगेडियर साहब कोई 22-24 साल से रेंजर्स वहाँ डिप्लॉयड हैं कराची के अंदर, और सितंबर 2013 में ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने मुंतखब होने के बाद सबसे मेरे ख्याल में जो पहला काम और बड़ा फैसला था वो कराची के हवाले से किया। तो 1.5 साल में कराची की सूरत हाल में दावा किया जाता है, दावा के हालात में बेहतरी आई है, बड़े जराइम की शरह में कमी आई है, लेकिन कराची जल रहा है आज भी। कोई अगर ये कहें कि बड़ा अमन हो गया, रोज़ी सिचुएशन है, आप मोबाइल पकड़ के बाहर सड़क पर आज भी नहीं फिर सकते, तो क्या तवक्कुआत क्या हैं आपकी? वो मेरे ख्याल में एमक्यूएम से बहुत से मेरे तो अपने जहन में था कि वो अपने खदशात का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हैदर साहब ने बड़ा सपोर्टिव रहे। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो इन्होंने की है, लेकिन जो उन्होंने बात की थी वो सिर्फ अभी एक जगह पे फोकस उन्होंने किया कि नॉर्दर्न एरिया से, नॉर्थ वेस्ट से अगर आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नॉर्थ तो हमारा पीसफुल है, नॉर्थ वेस्ट से है, तो कुछ लोग वहाँ पर गए हैं। अभी सिर्फ वो दहशतगर्द नहीं है, कराची को 3 किस्म की जो दहशतगर्दी है ना और जराइम है, उसमें 3 किस्म के ग्रुप मुलविस हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो वहाँ पर हर बड़े शहर में दुनिया में आप जिधर भी चले जाएं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी न किसी सतह पे मौजूद होता है। कराची में थोड़ा सा बढ़ के है मखसूस हालात की वजह से, और उसकी वजह से पुलिस की कमज़ोरी की वजह से, पुलिस में सियासी मुदाखलत की वजह से वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी है सेक्टेरियन और या जो मजहबी इंतहा पसंद हैं, जो शायद नॉर्थ की तरफ से ज़्यादा गए हों लेकिन अंदर खुद भी मौजूद हैं, कराची के अंदर भी मौजूद हैं।
और तीसरा ये है कि कराची जो ये चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक सोने की कान है, उन्होंने वहां से पैसा निकालना है, उसकी वजह से पार्टियों में आर्म्ड विंग्स आ गए हैं। और वो जो है ये भत्ताखोरी और लैंड ग्रैबिंग, इसमें नारकोटिक्स भी है, इसमें बाकी भी जो संगीन किस्म के जराइम हैं उसमें मुलविस हैं। क्या पुलिस में और लॉ इन्फोर्समेंट में कैपेसिटी नहीं है कि इसको रोक सके? ये रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, तो रोकते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं रोक सकते कि जो हमारी सियासी मजबूरियां हैं वो मुकद्दम हो जाती हैं उसके मुकाबले में कि आपने कौमी मफादात को आगे रखना है, आपने पुलिस स्टेशन को बेचना है। अभी जब मैं उधर था सन 94-95 में, तो एक पुलिस स्टेशन, गडाब का पुलिस स्टेशन 2 करोड़ रुपए में बिकता था। 94 में जब तो वहां क्या निकलता है जो 2 करोड़ का था? वहां से असलहा जो कराची में आता है बलूचिस्तान की तरफ से, वो उस रास्ते से आता है, तो वो सबसे ज्यादा वो है। इस तरह कराची में और भी वहां पर जो SHO है वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं, वो इतना पैसा उसके पास, लैंड क्रूजर्स और ये वो SHO आम बात है। लैंड ग्रैबिंग और भत्ता माफिया, क्या इसके अंदर जो थाने के इंचार्ज हैं, SHOs हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट? बिल्कुल, उसके बगैर कर नहीं सकते आप कि जब तक वो साथ मुलविस ना हो, जब तक वो उसकी आशीर्वाद हासिल ना हो। रेंजर्स फिर वहां क्या कर रही है? रेंजर्स को भी तो 22-24 साल हो गए। अब रेंजर्स की भी सारे काम तो अभी, मतलब है कि अगर आपने देखा होगा तो मेरे नजदीक 92 से 94 में आर्मी फेल हो गई थी। ये जो अभी उन्हें कहा फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, वी हैव फेल्ड वंस। 92 से 94 तक हमने किया, हम तकरीबन फेल हो गए थे। कराची जैसी 30 नवंबर 1994 को फौज बाहर निकली, कराची को आग लग गई और इतना मतलब के हालात खराब हो गए कि मगरिब के बाद आपको शायद फैसल पे गाड़ी नजर नहीं आती थी, हड़तालें होने लगी। आपको ये नहीं था लगता कि वो मिस डायरेक्टेड ऑपरेशन था? जनरल नसीर अख्तर ने पहले कहा, कुछ नक्शे दिखा दिए, बाद में कहानी बदल दी, किसी को पता नहीं था कि करना क्या एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं ये नहीं पता था। लेकिन जब नसीरुल्लाह बाबर साहब आए, उन्होंने उसी पुलिस को और उसी रेंजर को इस्तेमाल करके 31 दिसंबर 1995 को उन्होंने कराची को बिल्कुल द टेररिज्म केम डाउन टू 0, सिफर आ गया। अभी इसमें जो ये है, हमने ये सारा काम अक्रॉस द बोर्ड करना है, किसी को एक को निशाना नहीं बनाना है। जब आप एक ग्रुप को निशाना बनाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात उठेंगे दूसरे ग्रुप की तरफ से। इसमें हमने अक्रॉस द बोर्ड जाना है। अभी सिंध पुलिस जो है वो इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है, उसके अंदर इतनी भर्तियां सियासी बुनियादों पे हो चुकी है, नाअहल लोग इसमें भर्ती हो चुके हैं। SSP लेवल तक अगर आपने रिपोर्ट देखी है कि उसमें SSP लेवल तक जो है वो सियासी भर्ती हुई है और सियासी पोस्टिंग्स हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस शॉर्ट टर्म में अगर आपने नतीजा हासिल करना है तो रेंजर एक वाहिद फोर्स है जिसके अंदर सियासत नहीं है, उसकी भर्ती सियासी बुनियादों पर नहीं होती है, और उसके अंदर जो अफसर है वो पाकिस्तान फौज से आता है, वो भी सियासी उसकी चांडियो साहब से भी पूछ लें, हुक्मरान जमात है, इनसे भी राय ले लें। चांडियो साहब, आप क्या फरमाते हैं? हमारे पास 2 बड़े क्लियर मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। MQM से हैदर साहब ने कहा कि वो फुली सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को, और ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पुलिस में तो बहुत सियासी मुदाखलत है, तो रेंजर्स को ज़्यादा बाख्तियार करना पड़ेगा। आप क्या फरमाते हैं? मैं हामी हूँ इस बात का, तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर कराची में इस बात की, सारे मुल्क में ऑपरेशन की बात की है, और कराची में भी मिलिट्री ऑपरेशन की बात की, फौजी ऑपरेशन की बात की है। सारी पार्टियों ने हिमायत की है। इस वक्त किसी पार्टी को भी उससे अलहदगी की बात नहीं है और न किसी ने की है। शिकायत हुई है, सबसे ज़्यादा शिकायत MQM के दोस्तों ने की है। सबसे पहला मुतालबा भी MQM की तरफ से आया और सबसे ज़्यादा शिकायत भी MQM को हुई है, रेंजर्स से या जो ऑपरेशन करने वाली अथॉरिटीज़ है, पुलिस से भी। लेकिन कंट्रोल सारा वफाकी हुकूमत के था, उनकी निगरानी में हुआ है, वज़ीर दाखिला की निगरानी में हुआ है, तो शिकायतें कम हैं सिंध हुकूमत से। लेकिन फिर भी जो शिकायत है ऑपरेशन से, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता वज़ीर आला और सिंध हुकूमत आसान है तो इल्ज़ाम हुकूमत में लगता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, इतना अरसा रेंजर रहने के बाद, इतना अरसा बार बार ऑपरेशन होने के बाद बिल्कुल मसला हल तो नहीं हुआ। किसी वक्त में कम हो जाता है, जैसे भी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि जनरल नसीर वो नाकाम हो गए, बाबर साहब के ज़माने में कुछ बेहतरी आई, तो इसका मतलब उन्होंने फौज को इस्तेमाल नहीं किया था। इसी पुलिस को, इसी जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, इसी पुलिस और इस रेंजर से बात बन सकती है अगर नीयत हो, इरादा हो और हालात इस किस्म के हो कि फुल अख्तियार हो ऑपरेशन करने वाले। आप लोगों की नीयत है या नहीं है? क्योंकि आप जो कह रहे हैं उससे तो मुराद ये लेना चाहिए कि फिर जो कराची की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी नीयत नहीं है।
मैं एतराफ़ करता हूँ कि कई सियासी ग्रुप्स के अपने अपने मफादात हैं, उनके तहत वो बाज़ों का सामने आ भी जाते हैं। जहाँ तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी जराइम पेशा अफराद को सियासी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। किसी ग्रुप ने नाम इस्तेमाल किया हो, कहीं कहीं किसी दोस्त ने उनकी सपोर्ट की हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर जमायत को लेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी शक्ल में पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में न दहशतगर्दी न जराइम की कार्रवाई उसमें मुलविस है। हम हिमायत करते हैं। लेकिन जुल्फकार मिर्जा साहब से मैंने अभी 2 रोज पहले इंटरव्यू किया, हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है, ये ऑन एयर उन्होंने कहा ये पैसे कमाने में लगे हुए हैं, इन्हें कोई सिंध से और कराची में अमन से कोई गर्ज नहीं है, ये उनके लफ्ज थे। नदीम मलिक साहब, मैं बहुत सारी सियासी पार्टियों का नाम ले सकता हूं, उनके रहनुमाओं का, कि जब वो क़यादत से इख्तिलाफ पे आ गई तो कितने इल्ज़ाम किस क़यादत पे लगाए गए, मुझे वो सब याद है। मैं एक पुराना किस्म का सियासी कारकुन हूँ, मुझे वो याद है बातें। मिर्ज़ा साहब के मौजूदा मौक़िफ़ की किसी भी हालत में 100% हिमायत नहीं की जा सकती, न उस पर 100% यकीन किया जा सकता है। इसी ऑपरेशन के दौरान खुद वज़ीर दाखिला रहे, इसी हुकूमत के दौरान खुद कंट्रोल करते रहे, उन पे इल्ज़ाम आए, असले के इल्ज़ाम आए बहुत सारे। अब मैं मिर्ज़ा साहब पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन हालात में मिर्ज़ा साहब जो कह रहे हैं, सब बातों पे अगर यकीन मुमकिन नहीं है तो फिर जब वो एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे तो वो इल्ज़ाम हम दुरुस्त मान लें या वो भी गलत मान लें? तो मेरे नदीम साहब, तो हमारी क़यादत ने उसमें नाराजगी का भी इजहार किया, कई बातें दुरुस्त भी हो उनकी, लेकिन मुल्क की हालात और सिंध के हालात के मुताबिक हमारी क़यादत ने 100% नहीं मानकर उनसे इख्तिलाफ भी किया। ये क्या बात है कि आज मैं कह रहा हूँ कि उनकी कुछ बातों से इख्तिलाफ हो सकता है, तब भी इख्तिलाफ हुआ था, तब भी कई बातें हुई थी, पर खुद ने खामोशी की। जो भी हुआ, मैं इस वक्त मिर्ज़ा साहब पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कई क़यादतें मैं बता सकता हूं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से आते हैं तो और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हैदराबाद साहब, ये फरमाइएगा कि जब आप फौज का मुतालबा भी करते हैं, रेंजर्स भी वहाँ से मौजूद हैं और ये कह रहे हैं इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, ज़रब-ए-अज़ब की एक्सटेंशन होती है कराची में, उसको भी सपोर्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सितंबर में इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की मंजूरी दी थी। 17 माह हो चुके हैं, 700-800 या 900 बताया जाता है कि टारगेट किलर्स भी मारे गए। कराची को अमन क्यों नहीं नसीब होता? देखिए, एक मल्टी फैसेट इशू है। जब तक आप कराची के इशू को समझेंगे नहीं, उसकी रिजॉल्व नहीं हो सकती। देखिए, कराची का जो इशू है वो मल्टी फैसेट है। 3 pronged स्ट्रैटेजी कराची के लिए होनी चाहिए। इसमें बुनियादी तौर पर काम नहीं हो पाया है, और पहला स्टेप यकीनन इसका वो कराची ऑपरेशन है। सेकंड स्टेप में यहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट है, स्पेशली उसको स्ट्रेंथन और इक्विप करना है। और तीसरा जो कराची का इशू है वो इसकी इकोनॉमिक्स, इसका रेवेन्यू, इसका पार्टिसिपेशन, इसकी सपोर्ट, और कराची को लेकर आगे चलना है। जितना पोटेंशियल कराची में है, जो आबादी कराची की है, जो कराची का ड्यू शेयर कराची को मिलना है, ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं और आपको एक साथ तमाम चीजों पर काम करना पड़ेगा, तो कराची का इशू हल होगा। वरना इसी तरह कमोबेश चलता रहेगा। और जाहिर है कि हमारी जो चाहे पाक अफवाज हो या रेंजर्स हो या जो हमारी पुलिस हो, वो एक हद तक तो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, मगर उसके बाद उसका हल जो है वो सियासी है। अब कराची की आबादी बाकी मानदार सिंध से ज्यादा है। अब क्योंकि सेंसस नहीं है, इसलिए डीलिमिटेशन नहीं है, उसकी बुनियाद पर जो वसाइल का शेयर है सिंध में वो उस तरह से नहीं है। अब ये सारे इशूज जब तक हैदर साहब, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साद की अगर बात दोहरा लूँ तो हमें ये भी लगता है कराची को गोल्ड माइन समझते हुए टर्फ बैटल जो है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो बहुत ज्यादा अंडरमाइन करती हैं पीस को, और ये वहाँ क्योंकि खुद पोस्टेड भी रहे हैं। मैं इस पे आपसे राय चाहता हूँ।
मैं अर्ज करूंगा मैं बेगी साहब की बात पर थोड़ा सा अपना इख्तिलाफी नोट देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो इन्होंने पोलिटिकल पार्टी के मिलिटेंट, मैं इन्हें अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि देखिए पुलिस में भी काली भेड़े हैं, कौन नहीं जानता। अभी बेगी साहब खुद फरमा रहे थे कि वहां पर थाने बिकते हैं और ये सारे इशू होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता के पुलिस में कोई क्रिमिनल विंग है जो ये कर रहा है? यकीनन होगा तभी कर रहा है। तो देखिए आउटलॉ तो कहीं भी हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो जराइम पेशा है वो तो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है, और उसकी बुनियाद पर अगर ये तय कर लिया जाए नहीं हरे साहब, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क के दीगर सूबों में भी पुलिस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड हैं जो जराइम में मुलव्वस हैं। मैं ऐसे आपको 1000 पुलिस के अंदर क्रिमिनल विंग्स मौजूद है, मैं आपको कह सकता हूँ। देखें ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका। मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऐसे 100 केसेस रोजाना सुन रहा हूँ जहां पर ऐसे वारदातें हो रही हैं जहां किसी न किसी पुलिस वाले की पुष्टपनाही शामिल होती है, और कराची के अंदर भी ये वाकयात मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये पुलिस विद द पॉलिसी करती है। एज इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकती, एज इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकती, लेकिन विद इन इंस्टीट्यूशन एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यही एक पॉइंट है मेरा, एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं मेक करना चाह रहा था कि एज एन इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, मगर काली भेड़े कहीं भी हो सकती है। लेकिन इंस्टीट्यूशन को उसे पर्च करना चाहिए। अगर वो इल्जाम पीपल्स पार्टी पे आए लियारी गैंग वॉर के हवाले से, अगर MQM पे आए किसी हवाले से, अगर किसी जमात इस्लामी पे आए, अगर ANP पे आए, सबको यहाँ पर एका करना चाहिए कि भाई नो रूम फॉर मिलिटेंसी। मेरा पॉइंट बिल्कुल यही है कि जिस तरीके से एज एन इंस्टीट्यूशन पुलिस में नहीं है, इस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उसको सपोर्ट नहीं की जा सकती और न उसकी इजाजत दी जा सकती है। मगर जाहिर है कि जो सोसाइटी है, जैसी सोसाइटी होगी वैसे लोग होंगे और वो भी करेंगे। अगर मैं किसी के क्राइम को बचाने जा रहा हूँ, किसी को उसकी सजा से बचाने जा रहा हूँ, या मैं कहीं इंटरवीन कर रहा हूँ कि उसके साथ इंसाफ ना हो पाए, तो जरूर फिर आप ये कह सकते हैं। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। ब्रिगेडियर साहब से पूछा, ब्रिगेडियर साहब जब थानों के या जब एक हिरासत के अंदर बैठे हुए जेल के अंदर से लोग जराइम को उसकी बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से सेल फ़ोन के ऊपर अहकामात भी जारी कर सकें, वहाँ बैठे हुए ड्रग्स का धंधा भी चला सकें, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी कर सकें, बल्कि इवन यहाँ तक होता है कि जब किसी शख्स ने मरवाना हो अपने मुखालिफ को तो ख़ुद थाने बंद करवा लेता है और उसके करिंदे जाके मार देते हैं, ख़ुद वो कहता है मैं तो रात थाने में था। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं अगर पाकिस्तान में, तो फिर तो कुछ भी भाई नहीं है। ये बातें सच्ची भी हैं लेकिन क्या करें, कहाँ जाए। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। पुलिस में क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को सीनियर लीडरशिप की पुश्तनाही भी हासिल है। ये जो पैसा ट्रैवल करता है थाने से ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर बहुत डिजी हाइट्स तक जाता है। ये ऐसे नहीं है कि वो बीच में कहीं थाने लेवल पर रुक गया या SSP लेवल के ऊपर रुक गया। ये जो पैसा जा रहा है ये बहुत ऊपर तक जाता है और ये पार्टीज के जो विंग्स हैं उनको भी जाता है। अभी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। जब फौज अंदर थी, जब फौज बाहर थी, नसीरुल्लाह बाबर साहब उधर ऑपरेट कर रहे थे, मैं उधर ही था। देखें जी, ये अभी कहते हैं कि जी उसमें आशीर्वाद हासिल है या नहीं है, ये तो अभी आप बताएं कि किस तरह एक छाबड़ी वाले को भी भत्ता देना पड़ता है, उसका एक रेट था। इस तरह नुक्कड़ की दुकान है, उसका भी एक रेट था, और इस तरह आप चलते जाएं जो ऊपर बड़े बड़ी फैक्ट्रीज थी और वो थे। आमतौर पर छाबड़ी वाले से क्या लेते हैं और नुक्कड़ वाले से क्या लेते हैं? उस वक्त जो रेट था छाबड़ी वाले का कोई 100 रुपए था पर डे, नहीं जी महीने का, ठीक है जी। और उसका जो था नुक्कड़ की दुकान का 1000 रुपए था, और इस तरह आप ऊपर चढ़ते जाएं और लाखों रुपए में चला जाता था। अगर ये 94-95 के रेट, ये उस वक्त की बात है। अभी मुझे इसके ऊपर आप कन्विंस करें ना कि किस तरह ये पार्टीज को पता नहीं है कि ये बीच में क्रिमिनल एलिमेंट है, वो जो है ऑपरेट कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, पार्टियों में शरीफ लोग भी हैं, हर पार्टी में मेरे ख्याल में ज्यादा अक्सरियत जो है शरीफ लोगों की है, लेकिन फिर आप इनको निकालें ना। ये आप इनकी जब उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हाथ डालती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को शोर नहीं करना चाहिए ना। अगर वो बेगुनाह है तो बाहर निकल आएगा, अगर गुनाहगार है तो उसको फिर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रिटोरिक एक साइड पे होती है, स्टेटमेंट एक साइड पे होती है, लेकिन जब हाथ डाला जाता है, आप ANP पर हाथ डालें वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, आप MQ पर हाथ डालें वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, आप पीपल्स पार्टी पर हाथ डालें वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इनको पार्टी मफादात में से खुदारा निकलने चाहिए। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कराची में बहुत महरूमियाँ हैं,
कुछ मतलब है कि वो है परसेप्शंस हैं, कुछ रियलिटी है, मतलब है कि कुछ तस्वर है, तस्वुराती उनकी महरूमियाँ, कुछ जेन्युइन है। नीचे सतह पे आप इक़्तिदार को मुंतकिल करें, जो अभी तक ये हुकूमतें नहीं कर रही हैं। अगर आप देखें ना, लोकल बॉडीज की तरफ तो आते ही नहीं है जी। तो जब तक आप इसको इक़्तिदार को लेके आए, कराची के लोगों की महरूमियाँ चाहे वो उनके तस्वुर में है या वो हकीकत में है, वो दूर करें। वो इम्तियाज शेख साहब से बात करते हैं। इम्तियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ गई, अब पहले नहीं आई। इम्तियाज साहब ये बताइएगा कि कराची में अमन अमान के हवाले से आज वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGI, DG रेंजर्स ने भी पहले ब्रीफिंग दी, सारे लोग बैठे हुए थे, जरदारी साहब से भी और कायम अली शाह साहब से भी मुलाकातें हो गई। हल निकलेगा कुछ? देखिए जी, हल तो निकलना चाहिए। अगर इसके बाद भी हल न निकले, जब आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, जरदारी साहब और इतने बड़े बड़े अफसर और एस्टेब्लिशमेंट वहाँ बैठी हो, लेकिन अब पॉलिटिकल विल की बात है और मैं समझता हूँ कि अब हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि नाकामी की किसी भी सूरत में मतलब वो मुल्क के लिए भी सही नहीं होगी और वैसे भी सही नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और एक सूबे में अगर ये नहीं हो सका कामयाब, तो यकीन रखिए पूरे पाकिस्तान में इसके असरात फैलेंगे और वहाँ भी मतलब इसका उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी। इम्तियाज साहब एक चीज फरमाइएगा, आज डॉन में एक वो आर्टिकल है, सिरल का आर्टिकल है, टुडेज हीरो, जनरल राहील के हवाले से उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक डायरेक्शन में, एक अप्रोच के साथ पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, स्ट्राइक्स भी की हैं, नेबरिंग कंट्री से भी बात की है, सारा कुछ काम किया है कि इनको मिलिटेंट्स को खात्मा करना है। लेकिन शायद दूसरी साइड जो है एग्जिट स्ट्रेटजी उन्हें अभी मालूम नहीं है कि क्या होगा। अच्छा आर्टिकल आप भी पढ़िएगा। कराची के हवाले से भी, कराची के हवाले से भी अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि आपने रेंजर्स भी डाल दिए, आर्मी अभी बात कर रहे हैं हैदर भाई कि ज़रब अज़ब की एक्सटेंशन कराची में हो सकती है, उसको भी सपोर्ट करेंगे, वो चीफ वो भी करने चले जाते हैं। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पीछे खड़ी होगी कि क्या करना है और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, हमने निकालना क्या है इसमें से? देखिए जी, पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस पे पूरे मामले में खड़ी हुई है। जो जितने भी इजलास हुए हैं, मतलब उन्होंने ज़बानी तौर पे और कानूनी तौर पे भी और आईनी तौर पे भी तरमीम करके ये बता दिया है कि वो फौज के साथ हैं और वो चाहते हैं कि मतलब ये मसला हल हो। इसमें नो डाउट जनरल राहील शरीफ का किरदार कलीदी किरदार है, मेन किरदार है और उनके जो अपना जब सूबे का आप इम्तियाज साहब जिक्र करेंगे ना, तो 21 में आईनी तरमीम आप ठीक है उसकी मिसाल तो मुझे दे देंगे, लेकिन सूबे में लॉ इन्फोर्समेंट, चीफ मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत का काम आ जाता है। उसकी सूबाई हुकूमत में इतनी कैपेसिटी मौजूद है? सिंध में तो नहीं है जी। यहाँ गवर्नेंस के हवाले से हम बहुत रोते रहे, चीखते रहे, असेंबलियों में बात करते रहे। ये मैं बदकिस्मती से कहूंगा कि यहाँ मतलब अस्पताल और स्कूल नहीं संभल पाते, तो इतना बड़ा ज़रब अज़ब का ऑपरेशन के तर्ज का या फिर और मसले मसाइल जो कि इस ऑपरेशन के बाद होंगे वो हल हो सके, मुझे मतलब अपने तौर पे नजर होता हुआ नहीं आता इन हालात में, क्योंकि यहाँ मैं चांडियो साहब से भी इसका जवाब चाहूंगा। मौला बख्श चांडियो साहब, आप मुतमईन हैं कैपेसिटी सिंध हुकूमत की कि वो कराची में अमन अमान या सिंध में अमन अमान बहाल कर सके? क्योंकि शिकारपुर में भी जो कुछ हो गया, सिंध सारे की बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर 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 किसी वाक़े को बनाकर आप कहेंगे कि उनमें कुव्वत नहीं है, तो आप अपनी राय के मालिक हैं। अब यहाँ इमरान खान साहब आए हैं, कह के गए हैं कि सिंध हुकूमत नाकाम है, तो जो जेलों पे हमले हुए हैं, फौजें निकली हैं दहशत गर्दों की, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, सैकड़ों लोग लेफ्ट राइट करते हुए जेलों पे हमला कर रहे हैं। उस हुकूमत को सबसे पहले नाकाम करना चाहिए। सबसे ज्यादा हमले वहाँ हुए हैं, सबसे ज्यादा धमाके नुकसान वहाँ हुए, पेशावर का वाक़या वहाँ हुआ। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को जेल में कर रहे हैं। सुन ले, परवेज खटक साहब इज नॉट अ गुड एग्जांपल टू गवर्न पाकिस्तान। वो कमजोर मिसाल है। नहीं, कायम अली शाह साहब की बात नहीं, आप नहीं, मेरी कायम अली शाह की कमजोर करने नक्काशी की बात नहीं है, आपके तजिए की बात है कि अगर कहते हैं कि इस वजह से ये नाकाम है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि सियासी लोग रुकावट बनते हैं। मैं कबूल करता हूँ, सियासी लोग रुकावट बनते हैं जब कोई आदमी पकड़ा जाता है, हमने तो देखा है। लेकिन मैं दावा से कहता हूँ, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमायत होगी जिसने कोई एहतजाज किया है गिरफ्तारियों पर, कि किसी वाक़े पर, किसी लोगों के शहीद होने पर। हमने जितना सब्र का मुजाहरा किया है, हम नहीं आए ऑपरेशन के सामने, कभी रस्तों पे नहीं आए, रोडों पे नहीं आए, कभी अपने ऑपरेशन को मशकूक नहीं बनाया है। हम अपनी कुर्बा, मेरा अपना वाक़या है, मुझे पकड़ के ले गए, मैं 10 बार बता चुका हूँ। मियाँ साहब के ऑपरेशन में मुझे ले गए, मुझे कहा कि इन्होंने बम का धमाका, जिस आदमी ने पूरी उम्र किसी को तमाचा नहीं मारा है, लेकिन बीबी ने मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, क्लियर होगा तो इंशाल्लाह, वो GIT हुई कि क्लियर होगा तो इंशाल्लाह मौला बख्श चांडियो आ जाएगा। मैं निकल के आया और उन्होंने कहा आपको मुबारकबाद हो, आप क्लियर होकर
हम मुदाखलत नहीं करते, हम एहजाज नहीं करते, क्या हम रास्ते लियारी पर से नहीं करते, मुकम्मल हमने खात्मा कोई जो बात है नहीं मिलिटेंट्स की, का हम उसको कानून की सपोर्ट बात है करेगी? वो आज की करते पीपल्स पार्टी भी इंतजामिया करती थी यकीनन, उसमें तो दो राय है ही नहीं है, लेकिन अभी तो ये भी था ना कि आप सरपरस्ती करने वाले भी एलिमेंट आप ही की जमात में मौजूद है। आपको आपको आ, आ, आपको 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 ये बड़ी एक गलतफहमी डाली गई है सारे दोस्तों को कि ये पार्टी कोई मुकम्मल तब्दील पार्टी हो गई, अब ये बीबी वाली पार्टी नहीं है। मैं तो 40 मिसालें दे सकता हूं। ये वही पार्टी है जो जिसकी चेयरमैन मोहतरमा बेनजीर साहबात थी। हालात के मुताबिक कई बातें तब्दील हो रही हैं, हुई हैं, ये वही है। और ये पार्टी जो भी पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो किसी भी हालत में दहशतगर्दी की हिमायत नहीं कर सकती, जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती नहीं करेगी। अगर किसी फर्द की बात है तो वहां पीपल्स पार्टी ने इख्तिलाफ किया है, नाराजगी हुई है, नुकसान बर्दाश्त किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एक ब्रेक ले मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक टेस्ट के सामने आने वाला है बलोच का, और दूसरा लियारी गैंग के ऊपर जब हाथ डाला जाएगा तो उस हवाले से कितना स्ट्रांगली और कितना अग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं कि वहां पर खात्मा किया जाए तमाम मिलिटेंट विंग्स का। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और इस पर बात होती है हमारे साथ। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है कंक्लूडिंग ले लें रिमार्क। सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करता हूँ हैदर साहब। बल्दिया टाउन एक बड़ी मिसाल बन के हमारे सामने आया है। क्या आपकी जमात सपोर्ट करेगी कि जो भी इस जुर्म में मुलव्वस हो, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी एफिलिएशन किससे, चाहे आपकी अपनी जमात से ही क्यों ना हो, आप मुकम्मल सपोर्ट करेंगे उसको सजा मिले? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही, मगर पहली बात मैं ये करना चाहूंगा यहाँ पर कि पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद कुर्बान अली कमीशन, पुलिस, DIG लेवल, तमाम इंटेरोगेशन, तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम बयानात, तमाम डिटेल्स के बाद एक चीज सामने आई, फिर उसके बाद अब एक और एंगल सामने आ गया। तो ये कोई इतना छोटा इंसिडेंट नहीं है कि उसको लाइक दैट गुजार दिया जाए। MQM चाहती है कि इसकी शफाफ और गैर जानिबदार तहकीक हो। अगर कोई दूसरा एंगल सामने आया है, और जाहिर है कि MQM ने तो यहाँ तक ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस केस में तो हम इंटरवीनर बनना चाहते हैं, मगर जो हाई कोर्ट से एक वो फैसला आया उसमें कहा गया कि ये इस जो मुकदमा चल रहा है इससे इररिलेवेंट है। मगर MQM चाहती है कि इसकी शफाफ तहकीकात हो, और यकीनन अगर तो इसमें कोई निकलता है, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे आपकी जमात से ताल्लुक हो। अरे जनाब, चाहे हैदर अब्बास रिजवी हो, यहाँ तक है। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्टेटमेंट आपने दी। आपको इस पे आई होप कि मैं आपको बार बार ये सुनाऊंगा और इससे मैं हमेशा पूछा करूंगा, जो भी उसका नतीजा निकले, जो भी शख्स इन्वॉल्व हो, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, चाहे हैदर अब्बास रिजवी हो, हैदर अब्बास रिजवी को भी पकड़ लें। मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव एंगल सामने आया है, अगर ये एंगल सामने आया, उसको जरूर इवैल्यूएट होना चाहिए, जरूर इवैल्यूएट होना चाहिए। ये और चांडियो साहब से भी पूछ लें। चांडियो साहब, आप फरमाइएगा, आपके लिए भी ये टेस्ट केस है, क्या मुजरिमान को सजा दिलवा पाएंगे? 250 लोग कराची के शहर जिंदा जल गए थे। जी, सजा देना तो अदालत का काम है। हुकूमत तो केसेस की पैरवी करेगी, इंक्वायरी करेगी, और JIT भी हुकूमत का हिस्सा है। आज जितनी भी तनकीद हो रही है तो पीपल्स पार्टी पे हो रही है, JIT के भी हवाले से, और जाहिर है हुकूमत को लगे। आपने एक बात की है, मैं उसका जवाब दूँ, उसमें आ जाएगा। आप बार बार कह रहे पीपल्स पार्टी के लिए टेस्ट केस आना है। आप क्या समझते हैं, मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए टेस्ट केस नहीं था? मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूल के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ उठी, लेकिन यही अमन, यही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, यही पाकिस्तान को सुकून का गहवारा बनाने के लिए, सिंध को गहवारा बनाने के लिए, जब हम इनको कबूल कर सकते हैं। और भी कई केसेस जब भी हमारे खिलाफ ऐसे मकाम आए हैं सियासत में, उनको हमारे लिए टेस्ट केस कहा गया है। अल्लाह ने हमें उनसे सुरखरू होकर निकाला है, और अभी भी हमारी जो नीयतें हैं कराची में अमन अमान करने के लिए, हमारी जो कुर्बानियां हैं अमन अमान के लिए हमारे लोगों की, और जो तनकीद पीपल्स पार्टी पर है, आगे अपने लोगों, मेरे पास प्रोग्राम का एंड आ गया। ये हम जो बार बार अपने दोस्तों की तरफ सुनिए, एक जुमला सुन लीजिएगा, एक जुमला सुनिए। हम जो बार बार अपने दोस्तों की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाते हैं कराची के अमन की खातिर,
अपनों के अच्छा ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, फौज के ऊपर भी एक तनकीद है तो वो कि क्या जनरल मफाद है? नसीर अख्तर साहब ने कहा कराची कि का ही तो अमन है, सिंध का तो जनाब अमन है। फिर पता चला 15 साल बाद नहीं सारा कुछ ही झूठ कहा था। पता है ना आपको कराची में क्या क्या ब्रीफिंग्स हुई थी। तो वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिससे नफरत फैले। ये तफरीक अपने अंदर हमें खुद नहीं पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल आपको यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट एज इंस्टीट्यूशन। जो इन्वॉल्व है सजा दें, नहीं है तो ये काम ना करें, खुद से मत क्रिएट करें कुछ। मतलब है कि इसमें इमोशनली किसी अच्छा मैं कता कलामी हो जाएगी। मेरे पास शाजिया हंजरा साहब हैं जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर टॉन जिन्होंने आज इस केस से अलहदा होने का फैसला किया। शाजिया बीबी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये फैसला क्यों किया इस केस से अलहदा होने का बल्दिया टाउन से? देखिए जी, इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। एक तो आप समझ सकते हैं, बल्कि हर कोई ही समझ सकता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और दूसरा रीजन ये है कि देखिए प्रोसिक्यूटर का काम होता है कोर्ट को असिस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू हर बाय द आईओ। अब हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की तरफ से कोई खास कोऑपरेशन नहीं होती। तो आम केसेस को तो चले वकील एज अ लॉयर फेस कर लेता है कि जी ये ठीक है, सोसाइटी है, इसी में चलना है, लेना है, तो वी कैरी ऑन द केसेस। लेकिन देखिए जी, ये केस दूसरे केसेस से हटके है। 260 लोग जिंदा जल के मर गए। और इस तरह के केसेस में अगर प्रॉपर नंबर ऑफ विटनेसेस का ही आखिर टाइम तक ना पता हो प्रोसिक्यूटर को कि जी एग्जैक्टली कितने हैं, उनकी गवाहियों की कॉपी तक ना हो, तो उस सूरत हाल में मैंने ये महसूस किया कि मैं इस केस के साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगी, मैं कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट नहीं कर सकूंगी। और तीसरा ये कि इस केस का रिकॉर्ड भी देखें काफी ज्यादा बल्कि है। तो उसमें मुझे एक ही दफा बहुत इनिशियली आईओ साहब ने कॉपीज दी थी। अब एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ही ऐसे हो गया है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रोसिक्यूटर्स के साथ रेयरली पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कोऑपरेट करते हैं, तो उनका भी कोऑपरेशन नहीं था। तो इसीलिए आई थॉट कि इट इज बेस्ट टू रिजाइन कि जब आप एक लॉयर की हैसियत से। शाजिया हंजरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई हैव एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम, नहीं तो मैं आपसे कुछ और बात कर। आप कुछ कहना चाह रही हैं तो कह लें जल्दी से, वन लाइनर। जी, एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रही हूँ। देखिए इस केस के लिहाज से, मेरी रेजिग्नेशन के लिहाज से गलत रिपोर्टिंग हो रही है। एक चैनल पे तबसरा हुआ है कि जी बिकॉज प्रोसिक्यूटर को फीस नहीं मिली तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख पहुंचा कि देखिए ये केस एक तरफ जहां 260 लोग जिंदा मर गए, मैंने पैसों के लिए जो फीस कहाँ जानी थी जी, वो तो आगे पीछे गवर्नमेंट दे ही देती है। तो प्लीज गलत रिपोर्टिंग से गुरेज। ऑल राइट, आपकी वजाहत हो गई। शाजिया बीबी बहुत शुक्रिया आपका भी। चांडियो साहब, ब्रिगेडियर साहब, इम्तियाज शेख साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।